Hello everyone. Let's start paper 5 planning analysis and evaluation of May June 2023 variance 51. Duration of this paper is 1 hour 15 minutes. We need to attempt all questions. Either we can have two or we can have three questions, but the total mark for this paper is 30. Okay. We need to show all the working and appropriate units as per examiner instruction in the question. So let's see what we have in this paper. Seems like question 1 belongs to partition coefficient. Okay, not an issue because we have done partition coefficient in extreme detail, so we can attempt this question without any issue. So KPC is basically the distribution of a solute between two different solvent, and that solvent is going to be the immiscible solvents. And immiscible solvents are those which do not mix in a fixed proportion. All right. And solute is basically a substance जिसको हम इस immiscible solution में place करेंगे, जिसकी solubility को हम determine करना चाहते हैं. By the way, KPC is determined by measuring the concentration of the solute in each solvent. So I need to find out the concentration of solute in immiscible solvent, and then I can find the value of KPC. By the way, ये जो immiscible solvents होते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं. एक होता है एक्वस लेयर और एक होती है ऑर्गेनिक लेयर. और आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए इमिसिबल सॉल्यूशन बनता है. द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इथॉक्सी इथेन, इस केस में इथॉक्सी इथेन है हमारे पास, और इस केस में इथॉक्सी इथेन इज बेसिकली, इसमें हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ज्यादा है, यानी वाटर रिपेलिंग कैरेक्टर. एंड वाटर विच इज एक्वस लेयर. सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक लेयर है, ओके और आप कह सकते हैं कि ये एक्वस लेयर है. Are immiscible. Immiscible means they cannot dissolve in each other. A student is asked to find KPC of butane dioic acid. Butane dioic acid में दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, और टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का मतलब exhibits hydrogen bonding, and so it is polar, right? Between ethoxyethane and water. तो इसका मतलब ये कंपाउंड यानी ब्यूटेन डायोइक एसिड डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन इथॉक्सीथेन एंड वाटर. अब जाहिर सी बात है ये पोलर है, तो मेरे हिसाब से वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होना चाहिए, इथॉक्सीथेन में कम डिसॉल्व होना चाहिए. एनी हाउ लेट्स सी कि क्वेश्चन में क्या उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं. द एक्सप्रेशन फॉर केपीसी व्हेन ब्यूटेन डायोइक एसिड इज इन इक्विलिब्रियम बिटवीन इथॉक्सीथेन एंड वाटर इज शोन. मैंने आपको क्लास में भी कहा था कि जो सबसे पहले लिखा होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है, और जो बाद में लिखा होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है. ठीक है. So KPC calculate करने के I need to find the concentration of butane dioic acid in organic layer and the concentration of butane dioic acid in aqueous layer. That's how I can find the value of KPC. By the way, density of ethoxyethane is lower than density of water. इसका मतलब ये होगा कि ये denser है और ये less denser है. So less density, और अगर ये लेस डेंसिटी है तो इसकी अपर लेयर होगी यकीनन, और अगर ये मोर डेंसर है तो ऑब्वियसली इसकी लोअर लेयर होगी. याद रखिएगा केपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल को एज एन एपरेटस यूज करते हैं. The student uses the following method to find the partition coefficient. Okay, a 30 cm cubes of distilled water to a separating funnel. मैंने कहा था separating funnel को हम यूज करते हैं एज एन apparatus, और हम यहाँ पर distilled water यूज कर रहे हैं.
हमने यहाँ पर टैप वाटर क्यों नहीं यूज किया? बिकॉज टैप वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, तो जाहिर सी बात है इम्प्योरिटीज जो हैं उनको यूज करेंगे तो फिर रिजल्ट्स में जो है वो काफी फर्क पड़ जाएगा, इसलिए। अच्छा, अगर मुझे इसकी इक्वेशन एग्जामिनर बनाने के लिए कहें तो मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगा ये भी देख लीजिए। इसकी इक्वेशन बनाने का तरीका ये होगा कि आपके पास जो एसिड है, दैट इज ब्यूटेन डायोइक एसिड, वो वाटर लेयर में होगा, और जाहिर सी बात है जो ब्यूटेन डायोइक एसिड है वो ऑर्गेनिक लेयर में भी होगा। जब इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, इन दोनों लेयर्स के दरमियान, तो मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। सही है? ओके। और जाहिर सी बात है आप यहाँ वॉल्यूम जो है वो 1 dp का 1 डेसिमल प्लेस का वॉल्यूम दिया हुआ है एग्जामिनर ने। तो अगर 1 डेसिमल प्लेस का वॉल्यूम है तो जाहिर सी बात है मैं मेजरिंग सेंटर तो यूज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मेजरिंग सेंटर ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। दैट मीन्स कि मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ ब्यूरिट, वे बाय डिफरेंस 2.81 ऑफ ब्यूटेन डायोइक एसिड इनटू द सेपरेटिंग फनेल। अब ये क्या, इसका क्या मतलब है? वे बाय डिफरेंस 2.81 ब्यूटेन डायोइक एसिड, इसका डिफरेंस, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपके पास इनिशियल वैल्यू थी 2.80 ग्राम, बल्कि लेट सपोज ये 2.81 है ना, हाँ तो ठीक है, हम इसको ले लेते हैं 2.80 ग्राम, और इसकी फाइनल वैल्यू थी 2.82 ग्राम। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली 2.81 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। अ, इसके कुछ स्टेप्स मैं शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। मैं सबसे पहले मास ऑफ एम्प्टी डिश लूंगा, उसको वे करूंगा वेइंग बैलेंस के थ्रू। फिर मैं मास ऑफ डिश प्लस एसिड लूंगा, उसको वे करूंगा। इन दोनों का डिफरेंस से मुझे मास ऑफ एसिड मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। और आप नोट करें यहाँ जो वेइंग हो रही है वो 2 डेसिमल प्लेस बैलेंस के थ्रू हो रही है, ये भी याद रखिएगा। दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस वैल्यू, बैलेंस ऑफ 2 डेसिमल प्लेस। और मैंने क्लास में बताया आपको कि जब बैलेंस 2 डेसिमल प्लेस होता है तो टेक्निकली आपके पास सिंगल एरर का रीडिंग होता है 0.05 ग्राम। ठीक है, जिसको हमने केमिस्ट्री एएस में प्लस माइनस 0.5 ग्राम कहा था, एरर इन सिंगल रीडिंग, राइट? ये याद रखिएगा। फिर हम कह रहे हैं स्टॉपर द सेपरेटिंग फनल, ठीक है, एंड शेक इट अंटिल द ब्यूटेन डायोइक एसिड हैज डिसॉल्व्ड। शेक करना बहुत जरूरी होता है ताकि आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपर मिक्स। रिमूव द स्टॉपर एंड ऐड 30 cm क्यूब ऑफ इथॉक्सीथेन टू द सेपरेटिंग फनल। ठीक है जी, 30 cm क्यूब ऑफ इथॉक्सीथेन हमने ऐड कर दिया। Replace the stopper and shake the separating funnel gently. Place the separating funnel into the clamp. Allow the liquid to settle so that the two layers can be seen. That's what we have done in the class, right? Remove the stopper and open the separating funnel. Tap to allow the lower layer to run into the beaker. और जो लोअर लेयर है वो मैंने बता दिया आपको किसकी होगी, वो इथॉक्सीथेन की होगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। सही है? तो ये जो लोअर लेयर है ये बेसिकली एसिड एंड इथॉक्सीथेन है ये। ठीक है, और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है? ए से। उसके बाद है रन द अपर लेयर इनटू द बीकर लेवल्ड बी। और ये जो अपर लेयर है ये बेसिकली एसिड इन वाटर है।
और इसको हमने 20 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर 10 cm क्यूब ऑफ द एक्वस लेयर। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई मैं 10 cm क्यूब जो वॉल्यूम है वो ट्रांसफर किसके थ्रू करूंगा? ऑब्वियसली वॉल्यूमेट्रिक पिपेट के थ्रू करूंगा। मैंने आपको पहले भी कहा पिपेट डिफरेंट टाइप की होती है, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट भी होती है, ग्रेजुएशन पिपेट भी होती है, ठीक है ना। लेकिन हम वॉल्यूमेट्रिक पिपेट यूज करते हैं, पूरी दुनिया में वॉल्यूमेट्रिक पिपेट यूज होती है। वर्ल्ड फेमस तो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट ही है। ठीक है। ऑफ दिस एक्वस लेयर इनटू द कॉनिकल फ्लास्क, यानी जो एक्वस लेयर है, एसिड एंड वाटर वाली लेयर है, उसको हम कॉनिकल फ्लास्क में रखेंगे। टाइट्रेट करेंगे विद 0.5 मोल पर डीएम क्यूब NaOH से, यूजिंग थाइमोलथैलीन एज एन इंडिकेटर। थाइमोलथैलीन इंडिकेटर मैंने आपको बताया है, एसिड के अंदर कलरलेस होता है और एल्कली के अंदर आई बिलीव ब्लू होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अ, अच्छा, एक चीज और भी है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, एग्जामिनर ने यहाँ एक्वस लिखा है, इसका मतलब जो NaOH है वो वाटर में डिसॉल्व हुआ है, यानी ये जो कंसंट्रेशन है ये इन वाटर है, सही है। नेक्स्ट इज टेक 10 cm क्यूब ऑफ द एथॉक्सीथेन लेयर। अगेन ये जो 10 cm क्यूब है ये बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक पिपेट से लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट, एक्वस लेयर, एथॉक्सीथेन लेयर, एंड ऐड 10 cm क्यूब ऑफ वाटर टू इट। आपने नोट किया मैंने यहाँ पर वाटर ऐड नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पर वाटर ऐड किया है ना। तो क्वेश्चन इज कि मैंने यहाँ पर वाटर क्यों ऐड किया, इस पे बात करते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करते हैं। टाइट्रेट दिस मिक्सचर विद 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ एक्वस NaOH यूजिंग थाइमोलथैलीन एज इंडिकेटर। ना तो इशू इज कि मैंने यहाँ ये वाटर क्यों ऐड किया है? मैंने वाटर इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो भी एसिड जो है वो इस इथॉक्सीथेन के अंदर डिसॉल्व हुआ होगा, इस वाटर को ऐड करने से वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, यानी जो एसिड है ब्यूटेन डाइओक एसिड वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी अगर लेट सपोज इसमें x ग्राम डिसॉल्व हुआ था तो वो कुछ ना कुछ ट्रांसफर होकर या एक्सट्रैक्ट होकर वाटर की लेयर में आ जाएगा, ठीक है। तो जब वो वाटर की लेयर के अंदर आएगा तो जाहिर सी बात है टाइट्रेट करना इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू हेयर, राइट। और एक और चीज, जो ब्यूटेन डाइओक एसिड है वो इथॉक्सीथेन लेयर के अंदर कम डिसॉल्व होगा, वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होगा, इसलिए एक्सट्रैक्ट भी इजीली होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इथॉक्सी इथेन is insoluble is insoluble in water, so it's not gonna mix with aqueous NaOH, and some acid can extract into water from ethoxyethane. Hence, we can use titration as an calculation, ठीक है। ये सेपरेटिंग फनल है, आप नोट कर रहे हैं, ये आपकी अपर लेयर है, ये आपकी लोअर लेयर है, और जो लोअर लेयर है उसमें डेंसिटी किसकी कम थी भाई? इथॉक्सीथेन की। तो ये इथॉक्सीथेन की लेयर है और ये वाटर की लेयर है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ओके। Let's start with the questions. Part A1, state whether beaker A in step 7 contain aqueous layer or ethoxyethane layer. Explain your answer. Step 7 में beaker A, step 7 में beaker A upper layer, remove the stopper and open the separating funnel tab to allow the lower layer to run into the beaker labeled A.
तो लोअर लेयर जो है वो किसकी है? बीकर ए इन स्टेप वन. So I think lower layer. Hmm, that's a tricky part. Mm, 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 mm. Okay. Mm, mm, mm. Lower layer. ओह, ठीक है. तो लोअर लेयर जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो लोअर लेयर है. सो मैंने बेसिकली यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ की है. ये एसिड इन एक्वस लेयर होगा. Oh my bad. एसिड इन इथॉक्सीथेन लेयर होगा. ठीक है. एसिड इन इथॉक्सीथेन. क्योंकि जो लोअर लेयर है वो वाटर की है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है. तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैंने काम सही किया है. हाँ, सही है. ठीक है. तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे एक्वस लेयर. और उसकी रीजन ये है कि वाटर इज डेंसर. वाटर हैज हाई डेंसिटी देन ethoxyethane, which is why water makes up the lower layer. होल्ड ऑन मैंने डायग्राम में क्या किया? ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस. याद आया मुझे कि मैंने इसको भी ऑल्टरनेट लिखा है. माय बैड. ये इथॉक्सीथेन है और ये वाटर की लेयर. ठीक है, ये याद रखिएगा. Identify the piece of apparatus that should be used in step A to transfer 10 cm cube of the aqueous layer. तो 10 cm cube of aqueous layer ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? वॉल्यूमेट्रिक पिपेट. Suggest why water is added to ethoxyethane layer in step 9 before the titration can takes place. So मैंने बताया आपको, ये पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है. ओ माय गुडनेस, ये पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है. ठीक है. सो हम एग्जैक्टली यहाँ पर लिखेंगे कि ethoxyethane cannot mix with water
from aqueous NaOH. So some of the butanoic acid can transfer into aqueous layer, hence we can perform titration with it. Okay. Now the next part is part B. Oh my goodness, for 2.81 gram sample of butane dioic acid. Ouch. Okay. The titer for the aqueous layer is 27.25 cm3. और ये जो टाइटर है ये बेसिकली इसका है भाई NaOH का। और आपने कितनी कॉन्सेंट्रेशन यूज की थी? 0.5 मोल पर डीएम क्यूब NaOH यूज किया आपने, और यहाँ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब NaOH यूज किया। ठीक है, तो एक्वस लेयर के अंदर आपका जो वॉल्यूम आया है NaOH का वो 27.25 है, और आपने इस टाइट्रेशन में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली है? 0.5 मोलर। 0.5 मोलर मीन 0.5 मोल पर डीएम क्यूब NaOH। और इथॉक्सी इथेन लेयर में 22.5 आया है। तो इस इथॉक्सी इथेन लेयर के अंदर जो आपके पास वॉल्यूम है उसमें आपने कॉन्सेंट्रेशन NaOH की कितनी यूज की है? उसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन यूज किया 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। दैट्स एन इंपॉर्टेंट वैल्यू, वी नीड टू हाईलाइट इट। ओके, सो इसमें आपके पास है 0.1 मोलर NaOH। ऑल राइट, ओके। The equation for the reaction between butane dioic acid and sodium hydroxide is shown. आप नोट करें, ये butane dioic acid is basically a dibasic acid, and dibasic acid are those which donates two hydrogen ion in aqueous medium, which means कि इन दोनों के दरमियान 1:2 का रेशो होगा। ओके, एंड एज पर इक्वेशन आपको नजर आ रहा है कि ये 2 मोल है, एंड ऑब्वियसली ये क्या होगा? 1 मोल। जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 लेते हैं। Now the next part of the question is calculate the concentration of butane dioic acid in aqueous layer. My goodness, मुझे aqueous layer में acid की concentration चाहिए। I know the concentration and volume of NaOH, so I can find the moles. ये हो जाएगा 0.5 into 27.25 divided by 1000. So मेरे पास, let me calculate, 0.5 into 27.25 divided by 1000 is going to be 0.0132625 moles, right? हम सब जानते हैं कि NaOH में और एसिड में रेशो 2:1 का है। तो अगर आपने 0.0132625 कैलकुलेट किया तो मोल्स ऑफ एसिड आपके पास कितने होंगे? ऑब्वियसली डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.8। तो 6.8125 into 10 to the power minus 3 moles। ठीक है, अच्छा। अब ये जो मोल्स मैंने निकाले हैं एसिड के, कितने वॉल्यूम में निकाले? कितना वॉल्यूम हमने एसिड का यूज किया था? हमने 10 cm3 लिया था।
तो हमने 10 cm क्यूब में ये मोल्स डिटरमिन किए हैं। तो 10, नेक्स्ट पॉइंट है ये मेरा, 10 cm क्यूब of solution contain 6.812 into 10 to the power minus 3 moles। सो अगर मुझे कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, सो 1000 cm क्यूब of solution contain how much? तो concentration, बल्कि इस तरह से लिख लेते हैं, concentration of butane dioic acid in aqueous layer is going to be how much? इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो इट्स गोइंग टू बी 0.68125 मोलर। और मोलर को क्या कहते हैं? मोल पर डीएम क्यूब। 0.68125 मोल पर डीएम क्यूब। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ओके, यहाँ पर एग्जामिनर ने 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिए हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसको मैं 0.68 भी लिख सकता हूँ, 6813 भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहीं तक रखा है। ओके, कैलकुलेट द पार्टीशन कोफिशिएंट केपीसी। भाई केपीसी की वैल्यू मैं उस वक्त कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो केपीसी का फॉर्मूला क्या था इनिशियली, मैं फॉर्मूला इनफेक्ट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है। केपीसी था कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन इथॉक्सीथेन ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस। सो मैंने ये वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिए, आई नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो जाहिर सी बात है मुझे ये वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होगी। जिस तरह से मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट की, इसी तरह से मैं यहाँ पर सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन इथॉक्सीथेन लेयर डिटरमिन करूंगा। तो मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट कर लेता हूं। मुझे कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है NaOH की? आई थिंक 0.1 दी हुई है, या ठीक है। और मेरे पास वॉल्यूम कितना है? 22.50। 22.50 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 1000। सो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स। ओके, नेक्स्ट, हम सब जानते हैं कि NaOH और एसिड के दरमियान रेशो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2:1 का है। तो अगर आपने 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स लिए हैं, तो बताइए मोल्स ऑफ एसिड आपके पास कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 1.125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स, राइट। अब जाहिर सी बात है मैंने ये मोल्स एसिड के कितने वॉल्यूम में कैलकुलेट किए हैं? मैंने ये वॉल्यूम लिया था आई बिलीव 10 cm क्यूब, 10 cm क्यूब लिया था। ठीक है, तो मैं 10 cm क्यूब के अंदर कंसंट्रेशन निकाल लेता हूँ। सो 10, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, हम यहाँ कर लेते हैं। ओह, हमें केपीसी भी निकालना, माय बैड। सो ये हो जाएगा 10 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन contain 1.125 into 10 to the power minus 3 moles। सो अगर मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है तो मैं 1000 cm क्यूब से कंपेयर करूंगा। सो मैं यहां से कह सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन डाइओइक एसिड in organic layer is going to be how much? 0.1125 molar, and molar का मतलब मोल per dm cube। okay, now I need to find out the value of kpc। so मुझे बेसिकली दो वैल्यूज मालूम हो गई हैं। मुझे एक वैल्यू तो ये मालूम हो गई है
यानी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन ऑर्गेनिक लेयर, और दूसरी मुझे ये मालूम हो गई है कंसंट्रेशन इन ऑफ एसिड इन एक्वस लेयर। तो मैं पार्टीशन कोफिशिएंट का एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। Concentration of acid in organic layer, which is 0.1125. Concentration of acid in aqueous layer, which is 0.68125. So kpc की वैल्यू यहां मेरे पास आ रही है 0.165, और kpc की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि दोनों कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। ये कॉन्सेंट्रेशन भी मोल पर डीएम क्यूब है, ये भी मोल पर डीएम क्यूब है, दे विल कैंसिल आउट। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट पार्ट। Explain why the student is only able to repeat the titration in step 8 once. उन्होंने रिपीट की टर्म यूज की। रिपीट हम उस वक्त करते हैं जब हमें एक्सपेरिमेंट की रिलायबिलिटी को इंक्रीज करना हो, ठीक है। और फॉर दैट मुझे कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए। रिलायबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट बाय गेटिंग द कंसिस्टेंट रिजल्ट, ये तो रिलायबिलिटी की बात हो गई। तो वो ये कह रहे हैं कि स्टेप 8 में सिर्फ वन टाइम क्यों किया उसने, टाइट्रेशन को एक ही मरतबा क्यों किया। स्टेप 8 में चलते हैं। स्टेप 8 में ओके 10 cm क्यूब लिया है उसने, ठीक है। हम्म, 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 तो एक टाइट्रेशन के लिए 10 cm क्यूब है, सेकंड टाइट्रेशन के लिए भी 10 cm क्यूब होगा, थर्ड टाइट्रेशन के लिए भी 10 cm क्यूब होगा, तो टोटल वॉल्यूम 3 टाइट्रेशन के लिए एटलीस्ट 30 cm क्यूब हो जाएगा हमारे पास, सही है। इसी तरह से इसकी भी अगर मैं 3 टाइट्रेशन करूंगा तो इसके लिए भी 30 cm क्यूब। तो अगर मैं रिलायबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट की तरफ जाऊं तो आई नीड 30 cm क्यूब ऑफ दिस एंड 30 cm क्यूब फॉर दैट, राइट। ओके, सो we have only 30.0 cm cube of aqueous acid and organic layer. Two. So after performing two titration, it is extremely difficult to get 10 cm cube from the remaining 10 cm cube from the beaker, or 10 cm cube left in the beaker. सही है। Next is suggest how you would modify the procedure to ensure
that the student can repeat the titration in step 8 more than once. जाहिर सी बात है 10 cm क्यूब वॉल्यूम लेने के बजाय मैं वॉल्यूम जो है उसकी क्वांटिटी इन ज्यादा लूंगा, ज्यादा वॉल्यूम यूज कर लूंगा, ठीक है। यानी 10 cm क्यूब की बजाय बल्कि 30 cm की बजाय मैं 50 cm क्यूब ले लूंगा। सो फॉर दिस we can increase the volume for each कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम by greater than 30 cm cube for each organic and aqueous layer. A different student forgets to shake the separating funnel in step 5. Describe the effect this would have on the calculated KPC value. Explain your answer. Effect of KPC. अच्छा जी, शेक करना भूल गए जनाब, और हम हर जगह लिखते हैं कि शेक वेल शेक वेल शेक वेल सो दैट मिक्स वेल। तो जब जाहिर सी बात है शेक करना भूल जाएंगे तो ओके, देखो आपके पास जो एसिड है वो पोलर है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसकी एफिनिटी इस वाटर के साथ ज्यादा होगी और इस इथॉक्सीथेन के साथ कम होगी। तो अगर आपने शेक नहीं किया तो जाहिर सी बात है इसका जो कंटेंट है वो वाटर में ज्यादा रहेगा। तो अगर इसका कंटेंट वाटर में ज्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है केपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लोअर वैल्यू ऑफ केपीसी। सो हम बताएंगे विदाउट शेकिंग butane diacid is more has more affinity with water than ethoxyethane. Therefore, so um, hence it will give lower value of KPC। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि देखें आपके पास ये एसिड पोलर है, वाटर भी पोलर है, एंड अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर। इसका मतलब ये एसिड इस वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होगा, एफिनिटी ज्यादा शो करेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो अगर ये इस एक्वस लेयर में डिसॉल्व ज्यादा हो गया है और ये कम है, ये ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम ही होगी ना बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। पेपर chromatography can be used to separate individual amino acids form when tripeptides are hydrolyzed. Okay, first of all, we should understand and we must understand what is tripeptide. So मैंने क्लास में बताया था आपको, when three amino acids combine together, then tripeptide is formed. When three amino acids
combine together, then tripeptide is formed. Let me give you some example. In class मैंने आपको बहुत सारे ट्राइपेप्टाइड्स के एग्जांपल दिए. लेट्स सपोज एलानिन, ग्लाइसिन एंड लाइसिन. लेट्स सपोज दिस है. सही है ना? तो ट्राइपेप्टाइड का मतलब ये होगा कि 3 अमीनो एसिड से मिलकर बना है. लेकिन खास बात क्या होगी कि एक पेप्टाइड बॉन्ड यहां होगा CONH, और दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड यहां होगा विच इज CONH. कहने का मतलब ये है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं वो सिर्फ 2 होंगे, लेकिन अमीनो एसिड्स 3 होंगे. ठीक है? और ये मैंने एक कॉम्बिनेशन सेट करके दिखाया है. वरना इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. मैंने तो क्लास में बहुत सारे बनाए. मैंने 3 फैक्टोरियल फैक्टर और 2 फैक्टोरियल फैक्टर अप्लाई करके भी आपको पॉसिबिलिटीज डिटरमिन करके दिखाई है. तो यहाँ उसने कोई एग्जाम्पल ऐसे दी नहीं है, तो इसलिए मैं कोई एग्जाम्पल ले भी नहीं सकता हूँ. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. अमीनो एसिड ए, अमीनो एसिड बी एंड अमीनो एसिड सी. यानी 3 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं और ट्राइपेप्टाइड बना रहे हैं, और वो कह रहे हैं हाइड्रोलाइज्ड. सो another issue when we say hydrolysis, so मैंने हाइड्रोलिसिस आपको 2 तरह की करवाई है. इसमें हाइड्रोलिसिस हमने इसकी 2 तरह की है. या तो हम इसको एसिड हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, या हम इसको एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं. सो एसिड हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है. ओके. Now the most important thing is that one molecule of tripeptide produces 3 amino acid molecules when hydrolyzed. And that's a very powerful statement. That one molecule of tripeptide actually produces 3 amino acid molecules. A student is asked to identify the amino acids formed from the hydrolysis of 3 different tripeptides A, B and C. अच्छा, उन्होंने A, B, C का है, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं. हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि ये A, ये B और ये C तीनों कंबाइंड हुए हैं. ठीक है? इस तरह से भी लिख सकते हैं. और एक बात और आपको पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड किसे कहते हैं. अमीनो एसिड इज अ क्लास ऑफ कंपाउंड which contain both amino group and carboxylic functional group. Okay. Shows the results of the student's chromatography experiment. आपको स्केल एग्जामिनर ने दिया हुआ है, आपको स्पॉट्स दिए हुए. अच्छा, कुछ चीजें देखिए, एनालिसिस करते हैं. इसको कहते हैं, बाय द वे इसमें कुछ चीजें बता देता हूँ. दिस इज सॉल्वेंट फ्रंट लाइन. ये बिल्कुल सही लिखा है एग्जामिनर ने. इसको कहते हैं सॉल्वेंट, माय गुडनेस, सॉल्वेंट फ्रंट लाइन. और ये आपका रेफरेंस लाइन है. इसको हम बेस लाइन भी कहते हैं. मैंने बेस लाइन लिखवाया है ड्यूरिंग द लेक्चर. ओके. खास बात देखिए, सबसे पहली बात, ये बहुत ही शार्प स्पॉट्स हैं, और इन शार्प स्पॉट्स के साइजेस भी सेम हैं. अगर आप नोट करें, है ना, आप नोट करें, इन स्पॉट्स को भी देखिए, ये भी बिल्कुल सेम साइज के हैं. इनमें साइज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है? यूनिफॉर्म साइज है इन तीनों स्पॉट्स का. लेकिन यहाँ देखें, यहाँ यूनिफॉर्म साइज नहीं है. दिस इज स्मॉलर, दिस इज बिगर. आप यहाँ देखें, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म साइज ऑलमोस्ट है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हैं. राइट? ये चीजें देखने की है. स्केल गिवन है, तो इस स्केल के थ्रू मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट भी डिटरमिन कर सकता हूँ. दीज आर द सॉल्यूट्स. और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट भी मेजर कर सकता हूँ बाय यूजिंग सॉल्वेंट फ्रंट लाइन. और अगर दोनों चीजें मुझे मिल जाएंगी तो मुझे RF मिलेगा, और RF को हमने रिटेंशन फैक्टर का नाम दिया हुआ था.
ठीक है. First part, suggest why each sample is applied to the chromatography paper using a thin capillary tube rather than a dropping pipette. Guys, dropping pipette जो है ना वो आपने लैब में यूज की है. ये प्लास्टिक की होती है 10 ये 5 cm क्यूब का ड्रॉपर होता है बेसिकली प्लास्टिक का. ठीक है. जबकि जो थिन कैपिलरी ट्यूब होती है ये ग्लास की बनी हुई होती है, बहुत छोटी सी ट्यूब होती है. तो वो कह रहे हैं कि सैंपल को अप्लाई करने के लिए मैंने थिन कैपिलरी ट्यूब यूज की है रादर देन ड्रॉपिंग पिपेट. अगर मैं ड्रॉपिंग पिपेट यूज करूंगा ना तो फिर ये स्पॉट्स यूनिफॉर्म साइज के नहीं रहेंगे, ये डिफरेंट साइजेस के हो जाएंगे. और जाहिर सी बात है जो डिफरेंट साइजेस के होंगे तो सेपरेशन के वक्त यहाँ पर उनके साइजेस भी डिफरेंट नहीं रहेंगे. और जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारा एक्यूरेसी की तरफ नहीं जाएगा फिर. ठीक है. सो हम यहाँ लिख देते हैं by using dropping pipette it is very difficult to get spots of uniform size. सही है. So for uniform spot size we will use thin capillary tube. Suggest why it is necessary to spray a developing agent over the chromatography paper before the chromatogram can be analyzed. तो ये बेसिकली आपका क्रोमेटोग्राम है. ठीक है, पूरा का पूरा. और जिस चीज को एग्जामिनर डेवलपिंग एजेंट कह रहे हैं इसको हमने ड्यूरिंग द लेक्चर लोकेटिंग एजेंट का नाम दिया था. और हमने क्लास में ये कहा था कि सारे के सारे अमीनो एसिड्स, all amino acids are colorless. So in order to visualize these spots, we need to apply the locating agent. And for amino acid, the locating agent should be ninhydrin. So हम यहाँ लिख देते हैं amino acids are colorless. So to visualize these spots, we need a locating agent like ninhydrin spray. Okay, so that we can find the RF value. Obviously, अगर मैं स्पॉट्स को लोकेट ही नहीं कर सकूंगा मैं RF की वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं कर सकूंगा. Okay, now the part C. Table 2.1 shows RF values for some amino acid in the solvent used. Okay. Use the data in the table 2.1 to identify the amino acids in tripeptide A. अच्छा देखिए, इसमें भी ट्राइपेप्टाइड यूज हुआ है, इसमें भी ट्राइपेप्टाइड यूज हुआ है, इसमें भी ट्राइपेप्टाइड यूज हुआ है. जब इसका ट्राइपेप्टाइड यूज हुआ और उसको हमने हाइड्रोलाइज किया तो हमें 3 स्पॉट्स मिले. वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करो कि ट्राइपेप्टाइड ए में कौन कौन से अमीनो एसिड्स थे. Oh my goodness, and for that I need to find out the value of RF रिटेंशन फैक्टर की मुझे कैलकुलेट करनी होगी वैल्यू. तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट मेजर कर लेता हूँ.
ये बिल्कुल एग्जैक्ट 7 पर आया है। ठीक है, याद रखिएगा मैंने क्लास में बताया था कि सेंटर ऑफ द स्पॉट से मेजरमेंट करते हैं हमेशा। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, या यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, या यहाँ से। इट हैज टू बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पॉट। दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द स्पॉट। ओके, या आई थिंक सो। So this is basically 5.5, I think. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, this is 5.5 cm. ये फर्स्ट स्पॉट है, ये सेकंड, और ये थर्ड। अब इससे रिलेटेड देखते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में स्पॉट है, स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 5, 6, 7, 3.7। Last but not the least, this one. And this is going to be 1 centimeter. ठीक है, जाहिर सी बात है मुझे तीनों स्पॉट्स के लिए RF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बैक एंड फोर्थ जाना पड़ेगा, मैं बार बार RF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। तो आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्पॉट 1, एंड फॉर दैट RF 1 को डिवाइड कर देते हैं हम 7 से। सो जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आई बिलीव 0.14। RF की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि रेशो होता है डिस्टेंस का, वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, 0.14 जो है वो लाइसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट्स लाइसिन। ओके, हमारे पास नेक्स्ट है RF वैल्यू फॉर सेकंड स्पॉट, और सेकंड स्पॉट के लिए मेरे पास वैल्यू है 3.7, सॉरी 3.7, या 3.7 डिवाइडेड बाय 7, ये हो जाएगा 0.53। 0.53 ये भी नहीं है, 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 ये क्लोज वैल्यू है, तो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ। ट्राइप्टोफैन, ओके। थर्ड देखो, और थर्ड मेरे पास है 3, तो 3 है 5.5, तो ये हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 7, so it's going to be 5.5 divided by 7, 5.5 divided by 7 is going to be 0.785, तो 0.785 is this the close value, तो ये ल्यूसीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, अब जाहिर सी बात है मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट की है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा RF और स्पॉट 1। मैं लिख क्यों रहा हूँ, मैं इसको एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। सही है भाई, चलो लिख क्यों रहे हैं, ये ल्यूसीन है, सॉरी लाइसीन, और फिर उसके बाद आप इसको ले लीजिए, और इसको आप कह दीजिए ट्रिप्टोफेन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस वन, ये ल्यूसीन हो गया। ठीक है, ओके। Suggest why the hydrolyzed sample of B produces only 2 spots. That's very important question कि यहाँ 2 स्पॉट्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 अमीनो एसिड्स हैं तो 3 स्पॉट्स मिले, यहाँ 2 अमीनो एसिड्स, यहाँ पर भी 3 अमीनो एसिड्स हैं तो स्पॉट्स 2 क्यों मिले। उसकी वजह ये है कि देखें, ये 3 में से ये सेपरेट हो गया है, जो 2 रह गए
ये उन दोनों का मिलाकर आया है, जिसकी वजह से इसका साइज एज कम्पेयर टू दिस वन बिगर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सो हम यहां पर कह सकते हैं sample B has 3 spots. Sample B has 3 amino acids. But producing only 2 spots with different sizes. Shows that 2 amino acids are same, so they have same RF value. ओके, सो हैं तीन तीन अमीनो एसिड्स, मिले आपको 2 हैं, क्योंकि ये दोनों अमीनो एसिड्स का मिक्सचर है, क्योंकि दोनों अमीनो एसिड्स की सेम आरएफ की वैल्यू है, इसका मतलब ये दोनों अमीनो एसिड सेम थे। ठीक है, यानी इससे रिलेटेड अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं तो वो ये भी तो हो सकता है, ग्लाइसिन ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड, ये भी तो हो सकता है। ठीक है ना, वो तो कॉम्बिनेशन कुछ भी बन सकता है, मैंने एक एग्जांपल दी, वर्जन दिया है आपको। Next is two of the spots from hydrolyzed sample of C overlap. State the reason for the overlapping. Overlapping की रीजन ये है कि वो दोनों की जो solubility है वो ऑलमोस्ट सिमिलर इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, overlapping in sample C shows that they are two different amino acids with same solubility. My bad. Two different amino acid with same solubility in solvent, and as a result solubility same होगी तो RF की वैल्यू भी क्या होगी, सेम, राइट। जब सेम RF value. Last part of the question. Suggest an improvement to the method that would allow the overlapping spots to be distinguished clearly. Okay. हम बेसिकली टू वे क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं इन सच केसेस। टू वे क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल क्रोमेटोग्राम होता है उसको हम 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करते हैं और एक सेकंड सॉल्वेंट यानी अनदर सॉल्वेंट यूज करते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने इसमें वाटर को यूज किया तो जो अब सेकंड सॉल्वेंट यूज करेंगे हम टू वे क्रोमेटोग्राफी में वो इथेनॉल यूज करेंगे और फिर हम सेपरेशन कराएंगे और इस तरह से ये ओवरलैप वाले जो स्पॉट्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं यूज टू वे क्रोमेटोग्राफी
in which we need to rotate chromatogram at an angle of 90 degree, and then we can use different solvent. सही है? So that's the end of question number 2. Right, let's start question number 3. So a scientist is asked to find the rate of decomposition of an aromatic diazonium compound. So decomposition of diazonium compound, meaning कुछ ऐसा हो रहा होगा. फिनाइलमाइन है, आपने इसको NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करवाया है below 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सो ये कन्वर्ट हो गया है आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में एज पर एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन. अगर हम इसको हीट करें तो ये डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में, और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. ओके, सो एग्जामिनर literally wanted to determine the order of reaction with respect to diazonium compound, and for this examiner is giving 1.02 gram of aromatic diazonium compound in a 50 cm3 beaker. Okay, describe the steps the scientist should take to make 100 cm3 of a standard solution containing 1.20 gram of this compound. तो कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है. पहली तो बात ये है कि ये 2dp बैलेंस के थ्रू आप मेजर करेंगे. ओके, और दूसरी बात ये कि ये आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करेंगे इसके लिए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन, जिसके थ्रू मैं स्टॉक सॉल्यूशन बनाऊंगा. मैं काफी दफा करवा चुका हूं आपको पेपर 5 में, सो आई बिलीव आपको अब आना चाहिए. Give the name and the capacity of the apparatus the scientist should use. Write your answer using a series of numbered steps. Okay, first one, मैं 1.02 ग्राम और को प्लेस करूंगा 50 cm3 बीकर में. लिख देते हैं प्लेस 1.02 gram of diazonium compound in 50 cm3 beaker. In 50 cm3 beaker containing 30 cm3 of distilled water. सही. जाहिर सी बात है जब 30 cm2 ब्रिस्टल वाटर होगा और मैं उसमें 1.02 ग्राम डाइजोनियम कंपाउंड ऐड करूंगा, तो डिसॉल्व करने के लिए मैं इसको स्टर करूंगा. Stir the solution
सॉल्यूशन स्टर करने के बाद सेकंड पॉइंट, मैं इस सॉल्यूशन को उठाकर 100 cm क्यूब ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में पेस्ट करूंगा। ट्रांसफर द सॉल्यूशन इन 100 cm क्यूब ऑफ volumetric flask. थर्ड, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सॉल्यूशन को ट्रांसफर करने के बाद मैं इस बीकर को वॉश करूंगा और उन वॉशिंग्स को भी स्मॉलर वॉल्यूम की वॉशिंग करूंगा और उस सारे के सारे वॉल्यूम को उठाकर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में पेस्ट करूंगा। So wash the beaker with distilled water and transfer this washing into the volumetric flask. ठीक है। फोर्थ, उसके बाद हम डिस्टिल वाटर को ड्रॉप वाइज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड करेंगे। Add distilled water drop wise into the volumetric flask until 100 cm cube mark. Hold on, 100.0 cm cube. Okay, 100.0 c. My goodness, my writing is really bad. 100 cm cube mark. ठीक है। उसके बाद next is fifth, stopper the flask. Sixth, shake the flask to mix well. ये जनाब हमने बना लिया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। Now the next is benzene. Diazonium chloride is an aromatic diazonium compound, decomposes in solution to produce phenol and nitrogen gas. मैंने यही बात यहाँ बताई थी आपको, ठीक है ना? Okay. Next is the scientist warms 50 cm cube of the solution to 50 degrees Celsius. Okay. The scientist records the volume of nitrogen gas. ठीक है, अगर साइंटिस्ट वॉल्यूम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ से दो चीजें आएंगी मेरे पास। पहली तो बात ये कि इस वॉल्यूम को कलेक्ट किया जाएगा गैस रेंज के अंदर, और दूसरी बात ये क्योंकि हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, तो जो मेजरमेंट होती है हमारी वो बेसिकली हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहे हैं प्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट टाइम।
डिफरेंट टाइम हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। So what we measure or what we record is basically the dependent variable. Independent variable क्या होता है? What we change. और चेंज क्या कर रहा हूं मैं? टाइम मुसल से चेंज हो रहा है, ठीक है। सो टाइम इज गोइंग टू बी दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, रेट के प्रैक्टिकल में आपने नोट किया होगा कंट्रोल वेरिएबल भी होता है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कंट्रोल वेरिएबल मुझे नजर आ रहा है वो है ये आपका टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। कंट्रोल वेरिएबल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे जो नजर आ रहा है वो टेम्परेचर, बिकॉज मैंने टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस जो है उसको मेंटेन करना है, सो द डिकम्पोजिशन ऑफ 50 cm³ ऑफ सोल्यूशन की। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पीस ऑफ एपेरेटस दैट शुड बी यूज्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ यूज करेंगे। ओके, आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने यहाँ बता दिया आपको कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपका वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस है। Suggest why the scientist does not monitor the reaction by measuring the loss in mass। बिल्कुल सही बात है, अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री हम लॉस इन मास से भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन हम इस केस में क्यों नहीं कर रहे? हम इस केस में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि 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 जाहिर सी बात है हमारे पास रिएक्शन फ्लास्क जो है वो इस थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ के थ्रू टेम्परेचर मेंटेन कर रही होगी, तो हमें बार बार इस लॉस इन मास को ब्रेक करना होगा। तो बार बार हमें इस पूरे के पूरे एपरेटस को शिफ्ट करना होगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे, विच इज रियली रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंडल द एपरेटस, राइट। विच इज वाई हम लॉस इन मास जो है वो यूज नहीं कर सकते एज अ मेजरमेंट। जाहिर सी बात है ये गैस रिलीज हो रही है ना, तो अगर मैं कॉटन वूल लगा दूं कॉनिकल फ्लास्क पे, तो कॉटन वूल जो है वो उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली रिलीज करने में हेल्प करेगा, तो मैं लॉस इन मास मेजर कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा हूँ इस एपरेटस के थ्रू, और इस एपरेटस को या पूरे के पूरे रिएक्शन वेसल को इंक्लूडिंग दिस थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल वाटर बाथ में बार बार वेइंग बैलेंस पे लेके नहीं जा सकता हूँ। तो मेरे लिए रिकॉर्ड करना मास काफी डिफिकल्ट होगा, ऑलराइट, विद दिस होल एपरेटस। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? It's very difficult to record the loss in mass of reaction vessel along with the thermostatically controlled water bath। सही है। As we need to maintain the temperature at 50 degrees Celsius। I hope it makes sense to you। अच्छा, एक चीज और भी है, और वो ये कि
कि हमारे पास ओके, क्योंकि मैंने सोल्यूशन यूज किया है यहाँ पर बेंजीन डोजोनियम कंपाउंड का, तो कंट्रोल वेरिएबल सिर्फ टेम्परेचर नहीं होगा, कंट्रोल वेरिएबल कंसंट्रेशन भी हो सकती है। ठीक है, बस यहाँ मैंने टेम्परेचर बता दिया आपको, कंसंट्रेशन क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया हुआ कुछ ऐसा, तो मैं उसको ले नहीं रहा हूँ, लेकिन हम कर सकते थे, एग्जामिनर यूज कर सकता था उस एस्पेक्ट को भी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Table 3.1 shows the results of the experiment. All right. V final is the final volume of nitrogen gas measured once the decomposition is complete. तो आप नोट करें, जब decomposition complete हो गई तो आपके पास V final कितना आ गया, 57.2. So this is going to be the 57.2. ये आपका V final है. Okay. Next is Vt is the volume collected at time t. तो ये आपके सारे के सारे वॉल्यूम कलेक्टेड एट टाइम t है. ठीक, और वो कह रहे हैं V final minus Vt is proportional to the concentration of benzene diazoniamine, which means both are directly proportional to each other. If both are directly proportional to each other, तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि वो हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलवाना चाहते थे ना डायजोनियामाइन का. ये मेरी प्रिडिक्शन है, चेंज भी हो सकता है. पार्ट 1, कंप्लीट टेबल 3.1. ओके, तो मैं V फाइनल यानी मैं इस वैल्यू में से इस इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 57.2 आएगा. फिर 57.2 को 17.3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो गाइस मेरे पास आंसर आ रहा है 39.9. एंड ऑब्वियसली फिर इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 30.2. फिर इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 17.7. देन 42.6 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 14.6. देन फिर मेरे पास है 8.2, लास्ट 4.4 और फिर 0. ठीक है जनाब, तो वी फाइनल जो है ये आपके पास आ गया, ये ध्यान में रखिए. ओह, क्वाइट डार्क. ठीक है. नेक्स्ट इज plot a graph on the grid in figure 3.1 to show the relationship between V final minus Vt and time. Use a cross to plot each data point. Okay. Also, draw a curved line of best fit. यानी curve of best fit बनेगा plotted points पे. Okay. ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ. Oops, मैंने क्या किया? Let me take the screenshot then. इससे तो वहां नहीं रहा. Okay, let's plot the data. Oh my goodness, that's very very tough. जब टाइम 0 था तो आपके पास 57.2 था. 57.2, this is 55, 56, 57, 57.2, very close to 57. Okay, very very close to 57 guys. Let me point. ठीक है, 55, 56, 57. So it is extremely close to 57. ठीक है. देन फिर हमारे पास है 39.9 at 5 minutes. 39.9 at 5 minutes, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 के करीब होगा. देन 9 मिनट्स पर 30.2, 9 मिनट्स, तो यार ये है 6, 7, 8, दिस वन इज 9. ये 9 है, ये 9 है. ठीक है, सो इस 9 के ऊपर कितना है हमारे पास?
30.2, 30.2, 30.2. Oh my goodness, that's 30.2. It's very close to this place again. ठीक है, 30.2 हो गया. Then 16, ये आपका 16 है. 16 पे 17.7 है. ये आपका 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया, समवेयर अराउंड. ठीक है, क्वाइट डिफिकल्ट क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, बट मैं अपने आइडिया से बना रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है ना. होल्ड ऑन 15, 16, 17, 18, 19, 20. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है 21. यानी इस जगह पे ये है 21. 21 पे हमारे पास है 14.6. ये 14.6, ये 14, ये 15, तो 14.6 यहाँ समवेयर अराउंड दिस. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है 28, 25, 25, 26, 27, 28. ये 28 है. और इस पे हमारे पास 8.2. ये है जनाब 5, 6, 7, 8. 8.2 समवेयर अराउंड हेयर. तो क्लोज टू 8 है ये. एंड 52.8, 52.8, 36, 35, and this one is 36, I believe. So 36 पे 4.4 here. ओके. ये हो जाएगा आपके पास 5, 10. ये हो जाएगा आपके पास 4.4. ठीक है. और 57.2 पे 0. तो हम क्या करते हैं, हम कर्व ऑफ बेस्ट फिट बनाते हैं. मैं अपना जो यूजुअल पैटर्न है मैं उसको यूज कर लेता हूँ. मैं चेक करता हूँ कि ये बन सकता है नहीं बन सकता, क्या है क्या नहीं. Oops. काफी बेहतर बन गया. ठीक है. मुझे तो यही लग रहा है, इसके अलावा तो मुझे पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही कोई. हम्म. दैट्स द बेस्ट आई कैन डू. आगे चलते हैं. व्हाट्स द नेक्स्ट पार्ट. Now the next part is circle one point on the graph that you consider to be the most anomalous. Most anomalous, ये भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट से बाहर है और ये भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट से बाहर है. ये करीब है बहुत ज्यादा, बट ये सबसे ज्यादा दूर है, which means this is going to be the anomalous point. Now the next part is again suggest one reason to explain the anomalous point you have circled. Assume no other were made in the measurement of the volume. Okay. मसला ये है कि रीजन क्या होनी चाहिए इसकी. so so ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था, बट ये लाइन ऑफ कर्व ऑफ बेस्ट फिट से ज्यादा है. तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इस कर्व से ऊपर है. और अगर पॉइंट कर्व से ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वी फाइनल माइनस वी टी है ये हायर देन एक्सपेक्टेड है. होना यहाँ चाहिए था, बट मिला यहाँ पर है हमें. ठीक है. और ऐसा क्यों हुआ है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वी टी जो है वो लोअर देन एक्सपेक्टेड है. और ऐसा क्यों है, ये कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास, ये इंक्रीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो वैल्यू है वो तो डिक्रीज ही होगी ना आपके पास. तो वी टी डिक्रीज हो जाएगा आपके पास.
सो मैं क्या लिखूं, ये पॉइंट लाइन से ऊपर है, इसका मतलब वी फाइनल माइनस वी टी इज हायर देन एक्सपेक्टेड। अगर हायर देन एक्सपेक्टेड है तो इसका मतलब वी टी जो है वो लोअर देन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मेक सेंस। सो हम यहाँ लिख देते हैं anomalous point is above the curve, so V final minus VT is greater than expected. Why it is greater than expected? Because VT is lower than expected. तो अगर एक कांस्टेंट है आपके पास और उसमें से आप अ, एक कांस्टेंट में से आप वैल्यू, कम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू भी जाहिर सी बात है लोअर देन एक्सपेक्टेड होगी। पर ऐसा क्यों हुआ है? वीटी यानी वॉल्यूम कलेक्टेड एट टाइम टी, ऐसा क्यों हुआ है कि वो कम आया है? वो कम इसलिए आया है क्योंकि मैंने जो वॉल्यूम गैस था वो जल्दी रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है ना, वक्त से पहले रिकॉर्ड कर लिया। हेंस we record the volume of gas too early. Okay. Next, oh my goodness, again calculation. Again calculation. Use your graph to find the first two successive half-life for this reaction. State the coordinates of both points you used in each your calculation. Okay. So ये वैल्यू है आपके पास 57.2, सही है, 57.2 CMQ, और ये मैंने किस पे ली थी? 0 पे ली थी। तो ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट हो गया कि भाई 0 के ऊपर मेरे पास 57.2 है, ठीक है, और मैं 57.2 का हाफ करता हूँ, सॉरी 57.2 डिवाइड बाय 2 इज गोइंग टू बी 28.6, तो ये होगा आपका 25, 26, 27, 28, 29, 30, 25, 26, 27, 28, 28.6, somewhere around here. ठीक, oh my goodness, so I have to make a line like this, ठीक, और ये हो जाएगा 28.6 CMQ, क्योंकि मैंने हाफ लिया। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ओ ओके, सो मेरे पास ये तकरीबन आ रहा है 9.5। सो हम यहां से लेकर यहां तक
ओहो, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम नोट करते हैं। लेट मी चेक कि मैंने 9.5 सही लिखा है। ये 9 है, ये 10 है, ये 9.5 है। 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 9.5। तो मेरी फर्स्ट हाफ लाइफ इज 9.5 मिनट्स। ठीक है, सो मैं 057.2 पे मेरे पास कोऑर्डिनेट्स कितने मिल रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं 9 से, यानी टाइम मेरे पास फर्स्ट हाफ लाइफ का है 9:28.6, राइट। अब 28.6 का हाफ करेंगे तो वो आएगा 14.3 डिवाइडेड बाय 2, 14.3। चलें 14.3 देखते हैं। ओके, 14.3 ये हो जाएगा 11, 12, 13, 14, 14.3 समवेयर हियर। ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा, राइट, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट थिंग। बहुत क्लोज क्लोज हैं वैल्यूज। ये वैल्यू यहाँ अब सही है। तो अब हम अगर यहाँ से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास क्या है? ये हमारे सेकंड टी हाफ है, और आपके पास ये हो जाएगा 16, 17, 18, 19 है ये मेरे पास। ठीक है, सो ये हो जाएगा 19 माइनस 9.5। So 19 minus 9.5 is going to be how much? 19 minus 9.5 is going to be 9.5. Oh, amazing. ये आ गया मेरे पास। हम जाहिर सी बात है मुझे इसके भी कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने, तो इनके कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर देते हैं हम। ये हो जाएगा 9:28.6, और फिर ये हमने खत्म किस पे किया था? 17, 19, 19 पे माइनस 14.3 पे। सही है, ये रहा 14.3। इसको हम मेंशन करते हैं, तो लिखना जरूरी। 14.3 cm3। ओके, माय गुडनेस। सो हम सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेंशन कर देते हैं, और हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो था 0 एंड 57.2, और दूसरा था 9.5 इंटू 28.6। ठीक है, सो तो 9.5 माइनस 0 इज बेसिकली 9.5 मिनट्स। तो मेरी फर्स्ट हाफ लाइफ आ गई 9.5। ठीक है,
सेकेंड टी हाफ, उसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर देते हैं। ये हो जाएगा 9.5 देन 28.6 एंड देन मेरे पास था, अगर आपको याद हो, 19 एंड 14.3। तो ये हो जाएगा 19 एंड 14.3। सो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, 19 माइनस 9.5 is equals to 9.5, ऐसे ही, am I right? Let me check. 19 minus 9.5 is going to be 9.5. Yes. तो मेरी सेकेंड हाफ लाइफ भी 9.5 है, ठीक है। बाय द वे, ये जानते हैं कि हाफ लाइफ किसे कहते हैं? हाफ लाइफ, time to which the concentration is half from its original value. Time to which the concentration is half from its original value, ठीक है, is half life। और आप नोट करें मेरी दोनों हाफ लाइफ क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। So next पढ़ते हैं, use your answer to C5 to state the order of reaction with respect to benzene diazonium chloride. Explain your answer. Okay. Since the constant half-life is observed, which means it is first order reaction. That's so obvious. और ये बात मैंने यहाँ नहीं बताई थी, ये बात मैंने यहाँ बता दी थी आपको, इस रिलेशनशिप के थ्रू बता दी थी, और इसके थ्रू एग्जामिनर ने मुझसे प्रूफ करवा लिया, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर successive half-lives are constant, which means it is first order with respect to benzene diazonium chloride. Okay. That's the end of this question. Oh, let me write here first order. Okay. Thank you very much, guys.